आज एक पटवारी 1000 करोड़ का 100 करोड़ का मालिक है, किसी को उठा के देखिए 50 करोड़ का मालिक है। पंचायत सेक्रेटरी का खोल के देख लो, इनके अधिकारियों के तो कहने ही क्या होंगे। राशन कार्ड सही बनते हैं, फिर कहते हैं उसमें भ्रष्टाचार है, हम काट देते हैं, फिर उसकी जांच होगी। यही गधी घेर घुमाया जा रहा है। कभी लाडो लक्ष्मी योजना में एक सभी को देंगे, फिर 1 लाख होगी, फिर जांच होगी, फिर सरकार कंफ्यूज है, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं नजर आती है। कंफ्यूज नहीं है, ये सरकार की सोची समझी साजिश है। अच्छा, 3 साल 4 साल लोगों को परेशान करो। डीसी महानिकम्मा है, फतेहाबाद का डीसी को बात नहीं सुन रहा। पानीपत का सीओ लेडीज थी, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतनी मुश्किल से वो ज्ञापन लेने आई, इतनी अकड़ में आई कि वो राजा, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो अपने आप को राजा समझते। तो ये मजदूरों को तो कुछ समझते ही नहीं है। तो जो प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा, प्रशासन बेलगाम है। ये डीसी का मिलने का तरीका ही अलग है। वो कहता है मैं तो 40 दिन हुए आए हैं, आप पहले कहा थे 3 साल से मेट्रो की पेमेंट अटकी हुई है। 3 साल से कह जी मेरे को तो 40 दिन हुए हैं, मैं पूछूंगा, कभी वीडियो नहीं होता, कभी सीओ नहीं होता, कभी कोई नहीं होता। 3 बार हम 40 दिनों में 3 बार तो उसके पास भी जा चुके, लेकिन उसका बोलने का तरीका यह था कि ये तो खैरात मांगने आए हैं, भीख मांगने आए हैं। तो यहाँ का प्रशासन इतना निकम्मा हो चुका है, वो काम नहीं करना चाहता कि वो एम्पैथी नहीं है, इतनी भी इंसानियत नहीं है कि जिस आदमी के 3 साल से मजदूरी की पेमेंट नहीं हो रही, कम से कम यार कुछ तो दो उसे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के विचार, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था बैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने वो धमाका एक थप्पड़ की गूंज से गूंजाया, जिसकी आवाज दिल्ली तक पहुंची। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर सरकार नहीं चाहती, फिर तो प्रशासन और नेताओं की मिली भगत, फिर गुरनाम सिंह चढ़ूनी अपनी जगह ठीक है। देखिए जी, यहाँ पर लगता है कि जो वो कल्चर अब लेकर के आ रहा है गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो अब दूसरे तरीके से हम काम कराएंगे। तो कहने का मतलब यही, आपको एक चेतावनी दे रहा हूँ, अगर व्यवस्था का स्वरूप यही रहा, भ्रष्टाचार का, अधिकारियों का, प्रशासन का और नेताओं का, तो ये भारत की व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि ये 4-5 साल से ज्यादा ये भ्रष्ट व्यवस्था रहेगी नहीं। आपको बता दिया, ये एक बहुत बड़ा तूफान अंदर पैदा कर रहे हैं, कैंसर। अरे जब ये ट्यूमर फटेगा ना, तो ना तो ये प्रधानमंत्री रहेगा, ना ये अधिकारी डीसी ये जो सोच रही, भागने को जगह नहीं मिलेगी। प्रशासन बेलगाम है, अधिकारी भ्रष्ट है यहाँ के, आपके माध्यम से, और वो काम ना करना भी भ्रष्टाचार है, और मजदूरों का काम ना करना, उनके पैसे दबाना, ये दलित एट्रोसिटी एक्ट के अंदर आता है। ये अधिकारी जान ले, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, मजदूरों को सबने बंधुआ मजदूर बनाने की सोच रखी है, सबकी सोच सामंती लगती है। उसमें जो भ्रष्टाचार होता है वो तो भ्रष्टाचार ठेकेदार करते हैं, अफसर करते हैं। अगर नरेगा का काम है, खुदाई का तालाब पहले खुदते नहीं थे, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो काम अमृत सरोवर में योजना के अंदर 1 करोड़ 2 करोड़ का टेंडर लगता है तालाब का, वही मनरेगा में 50 लाख में खुद जाता है, फिर ऐसे खुद जाता है। तो बिना काम किए खुद गया, बिना काम किए ड्रेनेज बन गई, अब एक बार बताओ, मनरेगा बंद था, हिसार की ड्रेनेज टूटी ना, सफाई नहीं हुई थी, गाद नहीं निकली। अच्छा, और पहले क्यों बाढ़ आई थी, क्यों हिसार में बाढ़ आई, पानी इकट्ठा हुआ, वाटर लॉगिंग हुई, क्योंकि आपने फिर मनरेगा के मजदूरों को क्यों लगाया अगर वो काम नहीं करते। में ही इन्होंने निर्माण मजदूरों की 5 लाख कार्ड बनाए और उनमें 1100 रुपए डलवाए थे, और वही आप कह रहे हैं कि फर्जी बने। चुनाव के समय बीपीएल कार्ड बने थे बहुत आए, वो बाद में फर्जी हो गए, अब वो फर्जी हो गए। चुनाव के समय सबकी पेंशन बना दी, बिना कई पेंशन बन गई थी, फिर कहते हैं ढोल पीटा था कि देखा जी अब तो ऑनलाइन बनती है, फिर कहेंगे फर्जी है, हम जांच कराएंगे। अब 4 साल पैसा रोक देंगे, लास्ट साल फिर कर देंगे। देखो, मजदूरों से तो अपील है कि मजदूर सभी एक हो जाओ, और आपकी ताकत इस वक्त सबसे ज्यादा है, और आप पार्लियामेंट 21 नवंबर को संसद पहुंचो। हम केंद्र सरकार से अपने हक मांगने जा रहे हैं, आप भी साथ आओ, और पूरे देश के अगर जहां भी जो भी सुन रहा है वो भी आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है जंतर मंतर पर। दूसरी बात यह है कि इनके सरकार से, अधिकारियों से मेरी एक हाथ जोड़ कर गुजारिश है, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, आप अपने देश को एक रखना चाहते हैं, आप अपने देश की इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना चाहते हो, तो लाल फीताशाही, बाबूशाही को खत्म करिए, जनता की आवाज सुनिए, और
जनता को बेवकूफ बनाना बंद करिए। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं आपके साथ कुलदीप खंडेलवाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द इनसाइडर न्यूज़। और आज हमारे साथ हैं धीरज गाबा। तो धीरज गाबा किसान और मजदूर दोनों की लड़ाइयाँ लड़ते आपको अक्सर नज़र आते हैं। पिछले दिनों जो मजदूर हैं, ख़ास तौर पर जो मनरेगा के मजदूर हैं, उनके अधिकारों को लेकर के मंत्री से भी मिले और अधिकारियों से भी मिले, और अब इन्होंने जंतर मंतर की कॉल दी हुई है। तो ऐसे में क्या कुछ मामला है, क्या सरकार और मजदूरों के बीच में अड़चन है, तमाम सवालों के जवाब हम धीरज गाबा से लेंगे। तो गाबा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। गाबा जी, मनरेगा को लेकर के ऐसी क्या अड़चन आ गई है कि जंतर मंतर पर आप तो मजदूरों को लेकर के जा रहे हैं? देखिए, मनरेगा का कानून जो मजदूरों ने लड़ के लिया, ये दुनिया जो है मजदूरों ने बनाई। खेत खलियान बनाने से लेके मकान, सड़क, दुकान और सुई से लेके जहाज तक मजदूरों ने बनाया। दुनिया की सारी धन दौलत मजदूरों ने, लेकिन मजदूर अपने हक से अभी भी वंचित है। मशीनें, मजदूरों ने टेक्नोलॉजी बना दी, मशीन बना दी। मशीन बनाने के बाद मजदूरों ने अपने हाथ ही कटवा लिए, खेती में काम नहीं। तो मनरेगा का कानून लड़ के 2005 में आया था मनमोहन सिंह की सरकार में कि एक तो पलायन कम हो, शहरों के अंदर पलायन कम हो। और पलायन की समस्या आज आप देख ही रहे हैं, कितनी बड़ी विकराल बिहार और प्रवासियों की जो समस्याएं हैं, और किस तरीके से प्रवासियों को लड़ाया जा रहा है आपस में, लोकल और प्रवासियों को, ये भी आपको पता है। किस तरीके से दिल्ली में झुग्गियों को खाली करवाया गया और किस तरीके से ये सारी चीजें पंजाब में बड़ा बुरा हाल, पंजाब में, हरियाणा में, सूरत में, आपने गुजरात में देखा, महाराष्ट्र में आंदोलन चल रहा है। तो इस देश को एक डिवाइड नया मुद्दा दे दिया, प्रवासी बनाम लोकल को लड़ा दिया लेकिन है तो वो भी भारतीय। अब मजदूरों के लिए समस्या ये है कि गांव में काम नहीं है और जाए बाहर जाके मजदूरी करना चाहते हैं। अब बात यह कि कुछ समय से मनरेगा ठीक चल रहा था, ठीक तो नहीं कह सकते, लेकिन मनरेगा एक आस थी मजदूरों के लिए कि कम से कम 100 दिन का रोजगार की गारंटी है, हमें मिलेगा। काम भी चल रहा था। यहाँ पर हिसार में एक टेक्निकल टीम आती है, मॉनिटरिंग टीम आती है, नेशनल लेवल मॉनिटरिंग टीम जो कहते हैं, वो आती है, वो चेक करती है कि कुछ रजिस्टर, ये सैंक्शंस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल नहीं है, टेक्निकल अप्रूवल नहीं है, काम चल रहा है। अब ये कसूर किसका है? मजदूर तो टेक्निकल अप्रूवल नहीं लेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी मजदूर नहीं लेगा। मजदूर तो काम करेगा, उसका काम है कसी चलाना, उसका काम है फावड़ा चलाना, उसका काम है सफाई का। उसने एडवाइजरी जारी कर दी कि ये अप्रूव्ड काम होने चाहिए, विदाउट अप्रूव्ड होने नहीं चाहिए। और हरियाणा सरकार ने जाके एक डायरेक्टिव दे दिया कि डुप्लीकेसी काम, नॉन परमिसिबल काम और वन टाइम काम होने चाहिए, लाइफ टाइम में एक बार काम होना चाहिए जो काम हो गया, और बाकी सारे 17 काम बंद कर दिए। अब पंचायतों में काम ही वही है। आप पिछले दिनों मंत्री से भी मुलाकात, हाँ वही बता रहा हूँ आपको कि काम जब बंद हो गए तो मजदूरों को हम पार्लियामेंट में ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से मिले। उन्होंने भी अपनी सिफारिशें हमारे हक में, उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये इससे तो पंचायती राज को भी नुकसान होगा, और पंचायती राज को नुकसान होगा, गांव अपनी व्यवस्था बना नहीं सकता। अब स्कूल का प्लेग्राउंड है, अब उसकी रखरखाव का साल में 2-3 बार तो करना ही पड़ेगा, बारिशों से पहले, बारिशों के बाद। बच्चे खेलेंगे कहाँ पर? ये कम्युनिटी विकास का है ना, वही शमशान भूमि का है, वही शामलाट भूमि का है, वही गोचरण भूमि का है। तो लैंड डेवलपमेंट के काम ही बंद कर दिए। तो अब ये हमारा ये कहना है कि उसको परमिसिबल वर्क में डालकर ये काम करवाए जाए, ताकि गांव के आधे काम तो यही है, तालाब के, जोड़ के, ड्रेनेज के। अक्सर धीरज हम देखते हैं, गांव में जाते हैं तो जो जोड़ों के काम है, खुदाई के, वो मनरेगा के थ्रू पहले करवाए जाते थे, लेकिन कुछ सालों से वो जेबीसी मशीनों के द्वारा। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अमृत सरोवर एक योजना लाए, जो टेंडर 2 करोड़ में
अमृत सरोवर का एक तालाब 1 करोड़ में 2 करोड़ में, वही अगर मनरेगा मजदूरों से कराओ 50 लाख में होता है और मजदूरों को काम भी मिलता है, एक खुशहाली भी आती है। खुशहाली भी आती है। दिक्कत ये है कि ये सरकार ये चाहती है कि इनके ठेकेदार खुश रहें, इनके मंत्रियों की जेब में पैसा चला जाए। इनकी सीधा मतलब ये है कि करप्शन के लिए ये करप्शन, वो नहीं चाहते कि ये काम मजदूर करें। अब मजदूर के हाथ खाली होंगे तो मजदूर क्या करेगा? इनकलाब जिंदाबाद करेगा। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम मंत्री से मिले, मंत्री ने कहा कि मैं मजदूर का बेटा हूँ, हमने उनका घेराव भी किया था, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन उसके बाद 2 महीने के बाद कुछ हल नहीं है। उन्होंने लिख के भी दिया तब उन्होंने ये कहा था कि डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर है, कमिश्नर है, वो अभी अवेलेबल नहीं है, जिस दिन होंगे तो दूसरे चरण की वार्ता होगी आपके साथ, आप आंदोलन को स्थगित करिए। हमने कहा ठीक है, लेकिन अभी तक कोई, ये दिवाली भी बीत गई, ना ही बकाया पेमेंटें है। प्रशासन का रवैया ये है कि मजदूर तो फ्री की खाते हैं। डीसी से हम 3 बार मिल लिए, 4 प्रदर्शन फतेहाबाद में कर लिए। डीसी का मिलने का तरीका ही अलग है। वो कहता मैं तो 40 दिन हुए आए हैं, आप पहले कहा थे 3 साल से मेट्रो की पेमेंट अटकी हुई है। 3 साल से कह जी मेरे को तो 40 दिन हुए हैं, मैं पूछूंगा, कभी वीडियो नहीं होता, कभी सीओ नहीं होता, कभी कोई नहीं होता। 3 बार हम 40 दिनों में 3 बार तो उसके पास भी जा चुके, लेकिन उसका बोलने का तरीका यह था कि ये तो खैरात मांगने आए हैं, भीख मांगने आए हैं। तो यहाँ का प्रशासन इतना निकम्मा हो चुका है, वो काम नहीं करना चाहता कि वो एम्पैथी नहीं है, इतनी भी इंसानियत नहीं है कि जिस आदमी के 3 साल से मजदूरी की पेमेंट नहीं हो रही, कम से कम यार कुछ तो दो उसे। अगर उसने आधा काम किया, पूरा काम किया, गलत किया, ठीक किया, ये काम आपके अधिकारियों का था। अधिकारियों ने तो अपने वाउचर सारे भर लिए, नहीं ये तो उनकी तनख्वाहें तो चली गई। धीरज, ये तो डीसी का यानी कि गैर जिम्मेदाराना कहीं ना कहीं व्यवहार है, बात है। जब उसको एक प्रशासनिक अधिकारी बना के भेजा है और जिला का मालिक बना के भेजा है कि आप वहाँ की जो समस्याएं हैं, जो लोगों के अधिकार हैं, उनकी आप रक्षा करो, और वो इस तरह की जब भाषा का इस्तेमाल करे तो फिर तो सिस्टम ही नहीं बचा कुछ। बिल्कुल खत्म हो चुका है भारत का जो रेड टेपिज्म है ना, लाल फीताशाही जो है भारत को खा रही। फिर तो प्रशासन और नेताओं की मिली भगत। फिर गुरनाम सिंह चडूनी अपनी जगह ठीक है। देखिए जी, यहाँ पर लगता है कि जो वो कल्चर अब लेकर के आ रहा है गुरनाम सिंह चडूनी के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, तो अब दूसरे तरीके से हम काम कराएंगे। तो कहने का मतलब यही हुआ कि देखिए प्रजातांत्रिक प्रणाली में, इस लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र प्रणाली में लोगों को आवाज उठाने का हक है, लोगों को बात करने का हक है, प्रशासन से मिलने का हक है, जाकर बात रखे, उनको अपने हक मांगने का हक है। लेकिन ये बातें संवैधानिक तौर पे लिखित में तो अच्छी लगती है और प्रैक्टिकल नहीं हो रही, तो फिर आखिर जनता करेगी क्या? जनता जाएगी कहाँ? आप राशन कार्ड के लिए आपका जो जनता के अधिकार थे उनको लाभार्थी बना दिया, खैरात में बांट दिया। आप इलेक्शन के समय तो एक्टिव हो जाते हैं, वही निर्माण मजदूरों में है। हम अनिल विज से भी मिले थे निर्माण मजदूरों के, तो उनको एप्लीकेशन लगाने का राइट नहीं है कि हम अपना कार्ड बनवाना चाहते हैं सामाजिक सुरक्षा का, जो BOCW एक्ट के है, वो पोर्टल बंद कर दिया इन्होंने। जी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार किसने किया? पंचायत सेक्रेटरी ने। पंचायत सेक्रेटरी कौन है? जिसको आपने पावर दी वेरिफिकेशन की, 1 महीने में 56,000 मजदूरों का वेरिफिकेशन कर दिया। कहते मैं सारे जांच करूंगा। जांच कर लो, लेकिन नए एप्लीकेशंस को आप मना कैसे कर सकते हो? हमने यही कहा। वो कहते ये तो बात आपकी सही है, लेकिन फिर कोई काम नहीं। 3 महीने हो गए, डाक के वही 3 बात यह है कि ये सरकार सिंसियर ही नहीं है लोगों के काम के लिए, और इसलिए कभी राशन कार्ड सही बनते हैं, फिर कहते हैं उसमें भ्रष्टाचार है, हम काट देते हैं, फिर उसकी जांच होगी। यही गधी घेड़ घुमाया जा रहा है। कभी लाडो लक्ष्मी योजना में एक सभी को देंगे, फिर 1 लाख होगी, फिर जांच होगी, फिर सरकार कंफ्यूज है, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं नजर आती है। कंफ्यूज क्यों है? कंफ्यूज नहीं है, ये सरकार की सोची समझी साजिश है। अच्छा, 3 साल 4 साल लोगों को परेशान करो, 5वें साल, जैसे एक ना हिटलर ने, लेनिन की एक कहानी आती है हिटलर की, कि वो एक लोगों को, एक ना विपक्ष को, लोगों को सिखाने के लिए भी आप लोगों को तंग कर रहे हैं तो क्या होगा। वो क्या करता है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक मुर्गे के पूरे पर काट देता है, पूरी तरह जख्मी कर देता है। उसी मुर्गे को लेके जाता है और फिर थोड़े थोड़े दाने डालने लगता है, वो मुर्गा उसके पीछे पीछे चला जाता है।
तो हरियाणा और भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सेम वही चरित्र पे चल रही है उसमें यही कहा कि गया- पहले जनता को नोच नोच के उसके पंख नोच दो। यही लोकतांत्रिक देश का एक हाल होता है, जैसे मुर्गे का एक हाल है हुआ। हाँ, तो इसलिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी की विचार, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था बैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने वो धमाका एक थप्पड़ की गूंज से गूंजाया, जिसकी आवाज दिल्ली तक पहुंची। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर सरकार नहीं चाहती, हम 21 को संसद जा रहे हैं पार्लियामेंट के घेराव के लिए, सरकार नहीं चाहती तो आम जनता के पास जो बहुजन है, बहुसंख्यक लोग हैं, जो मजदूर किसान हैं, उनके पास चारा क्या रह जाएगा, मुझे ये बताएं। आप प्रशासन नहीं बात सुनता, सरकार नहीं बात सुनती, सरकार टैग लगा देती है, कोई किसी को खालिस्तानी कह देती है, किसी को अरबन नक्सल कह देती है, किसी को देशद्रोही कह देती है, किसी को कुछ कह देती है, किसी को विदेशी फंडिंग कह देती है, किसी को कुछ कह देती है, कोई कांग्रेसी कह देती है, लेकिन आम लोगों की समस्याओं को दूर करने। हाँ, आखिरी समय में अब जैसे बिहार के इलेक्शन है, अब 10,000 रुपये डालने के लिए कहाँ से आगे, लोगों ने तो मांगे नहीं थे, महिलाओं ने। मतलब ये है कि चुनाव के समय रिश्वत दे दो कुछ पैसे की। यहाँ पर चुनाव के समय ही इन्होंने निर्माण मजदूरों की 5 लाख कार्ड बनाए और उनमें 11,1100 रुपये डलवाए थे, और वही आप कह रहे हैं कि फर्जी बने। चुनाव के समय बीपीएल कार्ड बने थे, बहुत आए थे, वो बाद में फर्जी हो गए, अब वो फर्जी हो गए। चुनाव के समय सबकी पेंशन बना दी, बिना कहे पेंशन बन गई थी। फिर कहते ढोल पिटा था कि देखा जी हम तो ऑनलाइन बनती है, फिर कहे ये फर्जी है, हम जांच कराएंगे। अब 4 साल पैसा रोक देंगे, लास्ट साल फिर कर देंगे। ये जो तरीका है, और वही प्रशासन तो इतना बेगैरत हो चुका है कि यहाँ के डीसी हो, एसडीएम हो, एसपी हो, ये अपने आप को भगवान समझने लगे। और ये जो लाल फीताशाही, ये बाबूशाही की जो बू है ना, ये इस देश को खत्म कर रही है, खोखला कर। आज एक पटवारी 1000 करोड़ का, 100 करोड़ का मालिक है, किसी को उठा के देख लो, 50 करोड़ का मालिक है। पंचायत सेक्रेटरी का खोल के देख लो, इनके अधिकारियों के तो कहने ही क्या होंगे। और आम जनता के पास एक के देने को मजदूरी भी नहीं है इनके पास, मजदूर की मजदूरी देने को नहीं है इनके पास, किसान को उसकी फसल का दाम देने को नहीं है इनके पास। जैसे एक और मनरेगा को लेकर के लोगों के अंदर धारणा है, और ये जो धारणा है आम लोगों में भी है कि जो मनरेगा का मजदूर है वो काम ही नहीं करता, और काम उसको फिर दिहाड़ी पूरी मिलती है। तो ये धारणा क्यों बनाई गई है? देखिए, इस देश में 2 वर्ग है, एक सामंती वर्ग है, एक मजदूर वर्ग। सामंत चाहेगा कि मजदूर उसकी गुलामी करे, सामंत सरमाएदार ये चाहेगा कि बंधुआ मजदूर बने रहे, सस्ती मजदूरी हमें मिले। वो सामंत चाहे शहर का है, चाहे गांव का है, चाहे जमींदार है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे पूंजीपति है, चाहे फैक्ट्री वाला है, वो मजदूर को मजदूर का हक नहीं मानता। यही मनुवाद था। मनुवाद में सीधा सीधा भारत में कास्ट ही क्लास है। मनुवाद ने सीधा सीधा कास्ट में बांट दिया था कि तुम शूद्र हो, ये काम करोगे, तुम ब्राह्मण हो, ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम उनके गुलाम बने रहोगे। और वो ही इनडायरेक्ट तरीके से आज के जमाने में उस वर्ग को, जिसको मजदूर वर्ग है, उसको बंधुआ मजदूरी में धकेलना चाह रहे। इसलिए कहते काम नहीं करता। एक बात बताओ, बिना काम के ये दुनिया के ये जितनी सड़कें बनी हुई हैं, जितनी नहरें बनी हुई है, जितने निर्माण कार्य देख रहे हैं, बिना मजदूरी के बन गए। मजदूर तो काम कर रहा है, उसमें अगर गलत सामग्री लगती है, उसमें जो भ्रष्टाचार होता है, वो तो भ्रष्टाचार ठेकेदार करते हैं, अफसर करते हैं। अगर नरेगा का काम है, खुदाई का क्या तालाब पहले खुदते नहीं थे? जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो काम अमृत सरोवर में योजना के अंदर 1 करोड़ 2 करोड़ का टेंडर लगता है तालाब का, वही मनरेगा में 50 लाख में खुद जाता है। फिर ऐसे खुद जाता है, तो बिना काम किए खुद गया, बिना काम के ड्रेनेज बन गए, बिना। अब एक बार बताओ, मनरेगा बंद था, हिसार की ड्रेनेज टूटी ना, सफाई नहीं हुई थी, गाद नहीं निकली। अच्छा, और पहले क्यों बाढ़ आई थी? क्यों हिसार में बाढ़ आई? पानी इकट्ठा हुआ, वाटर लॉगिंग हुई, क्योंकि आपने फिर मनरेगा के मजदूरों को क्यों लगाया अगर वो काम नहीं करते? घग्गर के किनारे सारे मनरेगा मजदूर काम कर रहे थे, बंद थे।
जब मजबूरी हो तब मनरेगा के मजदूर को तब मजबूरी का नाम आता है। जब आपको जरूरत है तब तो मनरेगा बुला लो, वैसे वो काम ही नहीं करते। इमरजेंसी में तो उसको सारे काम सारे अप्रूवल हो जाते हैं, और इमरजेंसी गई तो मनरेगा का मजदूर काम नहीं करता। काम लेना सरकार का काम। तो धीरज एक बात और समझना चाहेंगे कि जंतर मंतर ही क्यों चुना? जब आप स्टेट लेवल पे, जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सुनिए, जब आपका एसडीएम आपकी बात नहीं सुन रहा, आपका बीडीओ आपकी बात नहीं सुन रहा, आपका डीसी महानिकम्मा फतेहाबाद का डीसी को बात नहीं सुन रहा, पानीपत का सीओ लेडीज थी, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन इतनी मुश्किल से वो ज्ञापन लेने आई, इतनी अकड़ में आई कि वो राजा, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो अपने आप को राजा समझते। तो ये मजदूरों को तो कुछ समझते ही नहीं है। तो जो प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा, प्रशासन बेलगाम है, अधिकारी भ्रष्ट है यहाँ के, आपके माध्यम से, और वो काम ना करना भी भ्रष्टाचार है, और मजदूरों का काम ना करना, उनके पैसे दबाना, ये दलित एट्रोसिटी एक्ट के अंदर आता है, ये अधिकारी जान ले। तो इस मामले में और फिर सुनिए आगे, एमएलए वो नहीं सुन रहा, आपका यहाँ राज्यसभा एमपी वो नहीं सुन रहा, आपके बीजेपी के प्रतिनिधि वो नहीं सुन रहे, आपके सरकार के मंत्रियों से मिल लिए के दरवाजे खटखटा लिए, वो नहीं, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा। अब आपके पास चारा क्या बनता है जंतर मंतर के अलावा? बताइए, दिल्ली जाने के अलावा क्या चारा है? संवैधानिक तरीके से, हिंसात्मक तरीके से हम यही तो कर सकते हैं संविधान के अंदर दायरे में रहकर। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ये मजाक उड़ाते हैं संविधान का। ये अगर इसी तरीके से व्यवस्था रहे, पावर दी है उसी का कुलदीप जी, आपको एक चेतावनी दे रहा हूं, अगर व्यवस्था का स्वरूप यही रहा, भ्रष्टाचार का, अधिकारियों का, प्रशासन का और नेताओं का, तो ये भारत की व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि ये 4-5 साल से ज्यादा ये भ्रष्ट व्यवस्था रहेगी नहीं। आपको बता दिया, ये एक बहुत बड़ा तूफान अंदर पैदा कर रहे हैं, कैंसर। अरे जब ये ट्यूमर फटेगा ना, तो ना तो ये प्रधानमंत्री रहेगा, ना ये अधिकारी डीसी ये जो सोच रहे, भागने को जगह नहीं मिलेगी। इसलिए कह रहा हूं कि ये देश को स्थिर रखना है, इस देश को अखंड बनाए रखना है, इस देश को सोवरेन रखना है। ये विदेशी अमेरिका आज हमारे को कर रहा है ना, ऐसे करो वैसे करो। आज 25 करोड़ मनरेगा मजदूर है रजिस्टर्ड। भारत के पास सबसे ज्यादा कुशल मजदूर है, पूरी दुनिया को मजदूर सप्लाई कर सकता है भारत, पूरी दुनिया के लिए सामान बना सकता है। चाइना के पास नहीं है। आप उसको 100 दिन तो कुशल दो, 50 दिन औद्योगिक के लिए दो, उसको ट्रेनिंग देके दो। आपके उद्योग घराने कुछ मर्जी यहाँ पर सस्ता बना लो, लेकिन ये काम नहीं करना चाहते। सरकारें इतनी बेवकूफ निकम्मी हो चुकी है, काम तो करना ही नहीं ना, इन्होंने अयाशी के अलावा कुछ नहीं करना। 2014 से पहले याद होगा आपका, जब मुख्यमंत्री होते थे नरेंद्र मोदी, तो उस वक्त कहा गया था कि मनरेगा के जो खड्डे हैं उनको भरने का काम हम करेंगे। मतलब सीधा यही था कि इसको नहीं, उन्होंने 2015 में की स्टेटमेंट थी पार्लियामेंट में, बजट सेशन में कहा था कि मनरेगा कांग्रेस की नाकामियों का स्मारक है, हम इसे स्मारक बना के रखेंगे, और वो स्मारक बना। और ये कांग्रेस की कमजोरी है, कांग्रेस के नेताओं की कमजोरी है कि 25-17 करोड़ वोट लेके मोदी, पहली बार 13 करोड़ वोट लेके मोदी प्राइम मिनिस्टर बनता है, 17 करोड़ वोट लेके प्राइम मिनिस्टर बनता है, और 25 करोड़ मनरेगा मजदूर हैं। आपका लगाया पौधा आप नहीं संभाल सकते। खाद्यापूर्ति कांग्रेस लेकर के आई, मनरेगा लेकर आना, देखो आप ले आए, हमने झुंझुना पकड़ा दिया, उससे कुछ नहीं होगा, उस पर काम करना पड़ेगा। लेकिन काम तो नहीं हो रहा। काम कोई नेता नहीं कर रहा, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। मजदूरों को सबने बंधुआ मजदूर बनाने की सोच रखी है, सबकी सोच सामंती लगती है। तो कब का है आपका जो 21 नवंबर को हम पार्लियामेंट के संसद पे जाएंगे। तो हरियाणा के अलावा अदर स्टेट भी है या अकेला हरियाणा? अभी फिलहाल हरियाणा के है, क्योंकि पंजाब के साथियों से बात हुई थी, पंजाब के साथी समर्थन कर रहे हैं इस कॉल का, लेकिन पंजाब में 150 दिन का काम, क्योंकि बाढ़ की वजह से इमरजेंसी लेवल पे वहाँ कर दिया गया है और हर तरह की अप्रूवल है,
हरियाणा वालों को रोक लगा रखी है। हरियाणा के चाहे मिनिस्ट्री हो चाहे यहाँ के अधिकारी हो, वो विलिंग ही नहीं है यहाँ काम करवाने के लिए। वो चाहते ही नहीं हरियाणा के गांव साफ सुथरे रहे, गांव की तरक्की हो, यहाँ के मजदूरों पे पैसा आए और पैसा अर्थव्यवस्था को घुमाए। वो हरियाणा का भट्ठा बिठाना चाहते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। तो अंतिम में कुछ आप अपील करेंगे सरकार या मजदूरों से या कि? देखो, मजदूरों से तो अपील है कि मजदूर सभी एक हो जाओ, और आपकी ताकत इस वक्त सबसे ज़्यादा है। और आप पार्लियामेंट 21 नवंबर को संसद पहुंचो। हम केंद्र सरकार से अपने हक मांगने जा रहे हैं, आप भी साथ आओ। और पूरे देश के अगर जहाँ भी जो भी सुन रहा है वो भी आना चाहे तो मोस्ट वेलकम है जंतर मंतर पर। दूसरी बात यह है कि इनके सरकार से, अधिकारियों से मेरी एक हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं, आप अपने देश को एक रखना चाहते हैं, आप अपने देश की इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं, तो लाल फीताशाही, बाबूशाही को खत्म करिए, जनता की आवाज़ सुनिए और जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। और इस देश के लोकतंत्र में आस्था रखते हुए इस देश को की तरक्की के लिए काम करिए, लोगों के लिए काम करिए। लोगों के पास पैसा होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था चलेगी। नहीं, आप 4-5 साल से ज़्यादा आप लंबा राज नहीं कर सकते। यहाँ के बाबुओं को भी कहना चाहता हूँ, यहाँ के नेताओं को भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मनरेगा को ख़त्म करने वाले यहाँ के बाबू हैं, बाबू दोषी हैं, यहाँ के अधिकारी सबसे बड़े दोषी। तो धन्यवाद धीरज। तो आपने सुना धीरज को किस तरीके से मज़दूरों के पेट पर लात मारी जा रही है, और ख़ास तौर पर जो शासन और प्रशासन की जो व्यवस्था है वही मज़दूरों को। हाँ, एक बात इसमें ज़रूर कहूँगा, जब चुनाव के वक्त आते हैं तो जो सबसे बड़ा वोट बैंक है यही मज़दूर वर्ग है। तो मज़दूर वर्ग को भी अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा कि जिस तरीके से चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे किसान है, उनकी बातों को मानने के लिए प्रशासन उठ कर के आ जाता है, लेकिन मज़दूरों के लिए वो अपनी अकड़ दिखाता है। जब मज़दूर उठेगा तो फिर व्यवस्थाएं अपने आप उठनी शुरू हो जाएंगी। क्या कहेंगे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। साथियों, चैनल को फॉलो से सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।